बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेरी के वाले से क्लास 10 चैप्टर 3 हमारा चल रहा था, तो उसका आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 3 का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो इसका लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और वो लास्ट टॉपिक जो है वो है डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर। तो यहाँ हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो दो डिसऑर्डर इसके यहाँ डिस्कस किए गए हैं, एक वस्कुलर डिसऑर्डर है और एक फंक्शनल डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम के। तो वो दो डिस्कस किए गए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम दो सिस्टम है, एक है वस्कुलर डिसऑर्डर, इसकी टाइप है वस्कुलर, ठीक है, और दूसरा है फंक्शनल डिसऑर्डर। जी, दो है, वस्कुलर डिसऑर्डर और फंक्शनल डिसऑर्डर। तो वस्कुलर डिसऑर्डर क्या होते हैं, इसकी कॉजेज क्या हैं। फंक्शनल डिसऑर्डर में क्या होते हैं, डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होते हैं, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब द ब्लड सप्लाई टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लड की जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब द ब्लड सप्लाई टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें और फंक्शनल डिसऑर्डर में इसमें पैरालिसिस, ठीक है, इसमें पैरालिसिस ये डिजीज है, यानी फॉलेज का हमला होता है, फॉलेज का हमला। तो फंक्शनल डिसऑर्डर में क्या होते हैं, फंक्शनल डिसऑर्डर में क्या होते हैं, तो इसके अंदर क्या होते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर में, तो इसके अंदर क्या होता है, जो नर्व इंपल्स है वो डिस्टर्ब ड्यू टू द डिस्टर्ब नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स है उसके अंदर जनरेट एंड ट्रांसमिशन। जी, तो इसमें नर्व इंपल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नर्व इंपल्स जब पैदा होती है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी डिस्टर्बेंस से, और आगे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है वन पार्ट टू अदर पार्ट, तो उसके अंदर भी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। तो जिसकी वजह से मैसेज है वो सही कन्वे नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से ये भी डिसऑर्डर है। और इसमें क्या कहते हैं, एपिलेप्सी। इसमें बीमारी कौन सी, एपिलेप्सी, यानी मिर्गी की बीमारी। पैरालिसिस क्या बोलते हैं, फॉलेज, और एपिलेप्सी मिर्गी की बीमारी जो है, ये दो बीमारी हैं नर्वस सिस्टम की। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, फंक्शनल डिसऑर्डर और वस्कुलर डिसऑर्डर। तो पैरालिसिस को हम डिस्कस करते हैं। पैरालिसिस क्या होते हैं, पैरालिसिस, तो पैरालिसिस क्या होते हैं, लॉस द फंक्शन ऑफ, कंप्लीट लॉस द फंक्शन ऑफ द मसल ग्रुप। हमारे मसल ग्रुप जो हैं वो कंप्लीटली अनफंक्शनल हो जाते हैं, यानी फंक्शन नहीं करते। तो जिसकी वजह से वो हमारे जिस्म को वो हिस्सा जो है वो ना हरकत कर सकता है, ना वो किसी चीज़ को पकड़ सकता है, ना किसी चीज़ को उठा सकता है, बिल्कुल अनफंक्शनल हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से उस फिर बीमारी को हम क्या कहते हैं,
पैरालाइज यानी हमारे जिस्म को वैसा वो क्या हो गया, मफलूज हो गया, पैरालाइज हो गया। इस तरह से बीमारी को क्या बोलते हैं, पैरालाइज यानी फालिज हो गए। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ वन और मोर ग्रुप ऑफ मसल्स। ठीक है, मसल के वन और मोर ग्रुप ऑफ वो अपना काम छोड़ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैरालाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, पैरालाइसिस। तो इसके मेन कॉजेज क्या हैं, किस वजह से ये होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसकी कॉजेज क्या हैं, इसकी कॉजेज क्या है, पैरालाइसिस की कॉजेज जो हैं वो किस वजह से होती है। तो इसकी मेन कॉज है डैमेज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डैमेज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्यू टू द डैमेज in the central nervous system, central nervous system CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डैमेज की वजह से हो सकते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डैमेज क्या हो सकते हैं, ड्यू टू स्ट्रोक, ड्यू टू स्ट्रोक यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई शदीद किस्म की जरब लग गया तो स्टोर हुआ, या रैप्चर है जिसको रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या ब्रेन के अंदर क्या हो जाते हैं, रैप्चर को ब्लड वेसल जो है वो रैप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो जिसकी वजह से पैरालाइसिस का खतरा हो सकता है। या दूसरी रीजन भी हो सकती है ब्लड क्लॉट, ठीक है, ब्लड क्लॉट इन दीज वेसल, यानी कौन सी वेसल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की वेसल है, इसके अंदर कोई ब्लड क्लॉट आ गई, या पॉइजन प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरस, पोलियो वायरस की वजह से पॉइजन जो पैदा होता है। ये पोलियो का जो वायरस है वो जो अपनी बॉडी से जहर खारिज करता है, पॉइजन खारिज करता है, तो उसकी वजह से भी फालिज का हमला हो सकता है। तो ये मेन कॉजेज जो हैं, एक है डैमेज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई ना कोई डैमेज हो जाए, तो डैमेज क्या हो सकती है, स्ट्रोक हो सकती है, यानी ब्लड वेसल्स का ब्रेन के अंदर या हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है उसकी ब्लड वेसल जो हैं वो रैप्चर हो सकती हैं, तो उसकी वजह से भी। और कोई ब्लड क्लॉट जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड क्लॉट जो है वो उसके अंदर आने से ब्लड की सप्लाई उनको रोकी जाती है, जिसको हमने पढ़ा है ना, डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्लड सप्लाई। तो ब्लड क्लॉट उनका लोथड़ा ब्लड वेसल्स के जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई दे रही हैं या आर्टरीज, तो उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो जिसकी वजह से भी फालिज का हमला हो सकता है, या पोलियो वायरस के जहर की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें तो इसके जो टाइप्स हैं, इसकी टाइप्स हैं, हमारी पूरी बॉडी को भी हो सकता है फालिज, पूरी बॉडी को पूरी फालिज का हमला हो सकता है। और वीक, ठीक है, वीक पैरालाइसिस थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी को वीक, कमज़ोर, जिससे थोड़ी बहुत बंदा मूवमेंट वगैरह कर सकता है, थोड़ा बहुत चल भी सकता है, लेकिन प्रॉपर नहीं। एक साइड का भी हो सकता है, वन साइड भी होता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड में, पूरे यानी बाजू भी और टांगे वगैरह उसमें क्या हो जाती है, मफलूज हो जाती हैं। या बाद दफ़ा ऐसे भी होता है कि हमारी नीचे टांगों वाले हिस्से को, नीचे वाले धड़े को भी फालिज हो जाता है, या बाद दफ़ा हमारी दोनों बाजुओं को भी और दोनों टांगों को, फोर लैम्स को भी फालिज का हमला हो सकता है। तो इस तरह इसकी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं। एक तो वीक पैरालाइज है थ्रू आउट द बॉडी, वन साइडेड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड का भी, राइट साइड का भी हो सकता है।
और देन हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को भी हो सकता है, हमारे नीचे वाले धड़े को भी हो सकता है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ को भी हो सकता है, अपर वाले इसको भी हो सकते हैं, और इस तरह हमारी दोनों बाजुओं को भी हो सकता है, दोनों टांगों को भी हो सकता है। तो इसकी ये मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं। तो ये माफ़ फरमाएं, तो हाल मरीज के अंदर ये मुख्तलिफ इसकी कंडीशन पैरालाइसिस की देखी जाती है। तो इस तरह पैरालाइसिस होता है। आगे नेक्स्ट है दूसरा है फंक्शनल डिसऑर्डर। तो इसमें कौन सी है? एपिलेप्सी। तो इसके एपिलेप्सी को हम डिस्कस करते हैं। एपिलेप्सी यानी जिसको क्या बोलते हैं? मिर्गी की बीमारी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिर्गी की। तो इसमें होते हैं ये नर्व इम्पल्स जो है ना, इसके अंदर खलल पैदा होता है। एक तो एबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो है नर्व इम्पल्स जो पैदा होती है वो क्या होती है? एबनॉर्मल होती है और बहुत ज़्यादा तादाद में बनती है, तो जिसकी वजह से ब्रेन जो है इसको सही तरह मैनेज नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से फिर ये मिर्गी का हमला होता है और इसमें क्या होता है? जिस्म के ऊपर दौरे पड़ते हैं, अनप्रोवोक्ड सीजर होते हैं, तो जिसकी वजह से वो बंदा बेहोश हो जाता है और उस बेहोशी में उसका जिस्म भी कांपने लग जाता है, जिसको राशा की बीमारी बोलते हैं, कन्वर्जन जिसको बोलते हैं। तो उससे जिस्म कांपने लग जाता है और जिस्म बिल्कुल अकड़ जाता है। तो इस तरह, और ये फंक्शनल डिसऑर्डर होती है। तो इसमें फंक्शनल डिसऑर्डर में एपिलेप्सी में क्या होता है? क्या होता है इसमें? एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर क्या है ना, नर्व इम्पल्स है, एक तो क्या होती है? एबनॉर्मल और एक्सेसिव बहुत ज़्यादा मकदार में पैदा होती है नर्व इम्पल्स ब्रेन के अंदर, तो जिसकी वजह से फिर इसको क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी। तो इसमें फिर क्या होते हैं? इसकी कॉजेज हैं, इसमें कॉजेज में क्या होता है? अनप्रोवोक्ड पेशेंट के अंदर अनप्रोवोक्ड सीजर्स, यानी उसको बिला इख्तियार किस्म के दौरे पड़ते हैं। अनप्रोवोक्ड सीजर के मतलब क्या होते हैं? उसको दौरा पड़ता है, तो जब उसको दौरा पड़ता है तो ज़्यादातर वो बेहोश हो जाते हैं, यानी उसमें गुस्सा नहीं आता, दौरा पड़ता है उसमें बिला इख्तियार, बगैर गुस्से वाले, एंग्री वाले जिसको हम बोलते हैं। तो पेशेंट्स के अंदर जो है वो क्या होते हैं? अनप्रोवोक्ड सीजर्स, उसकी वजह से उसको फिर जब वो एबनॉर्मल और एक्सेसिव नर्व इम्पल्स पैदा होती है तो इसको कई इस तरह के झटके टाइप से लगते हैं, दौरा सा पड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें तो उसमें यंग एज के अंदर जो लोग होते हैं, ठीक है ना, तो सीजर के साथ इसमें क्या होता है? उसके साथ उसको क्या होता है? जिसमें भी कांपने लग जाता है, रशा की बीमारी जिसमें कन्वर्जन जिसके वो उसकी बॉडी के अंदर पैदा, जैसे उसको ये दौरे पड़ेंगे तो साथ उसका जिस्म भी कांपने लग जाता है। मे भी आपने कोई ऐसा केस देखा हो अपनी फैमिलीज़ के अंदर या ऐसा माशरे के अंदर, महल्ले वगैरह के अंदर, तो उसमें अक्सर उसको जिस्म जो है काफ़ी कांप रहा होता है, तो उसमें एपिलेप्सी के अंदर। तो इस तरह यंग एज के अंदर भी होता है और बुढ़ापे के अंदर भी ये मिर्गी का प्रॉब्लम आ सकता है, तो ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी आ सकता है। तो इसलिए तो जो यंग एज के लोग जो होते हैं उसमें, यंग एज के जो लोग होते हैं उसमें, यंग एज में जो होते हैं उसमें यंगर्स, तो यंगर्स के अंदर क्या किस वजह से हो सकता है? एक तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक बीमारी भी है, और दूसरे नंबर पे डेवलपमेंटल कॉजेज भी हो सकती है। डेवलपमेंटल कॉजेज भी है, डेवलपमेंटल कॉजेज यानी जब
वहाँ के पेट के अंदर बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, तो तब उसकी डेवलपमेंट के दौरान भी उसके ब्रेन के अंदर या उसकी किसी और नर्वस सिस्टम के किसी और पार्ट्स के अंदर भी कोई ना कोई जो है मिस्टेक होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम उसकी यंग एज जो के लोग हैं उनके अंदर हो सकती है। एक तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक डिजीज है यंग एज के अंदर, और दूसरा डेवलपमेंटल कॉजेज भी हो सकती हैं। और जो लोग 50 प्लस होते हैं, अबव 50 प्लस पीपल, अबव 50 प्लस एज होते हैं, तो उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी ये हो सकता है, उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर से। ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी उनके अंदर ये जो अबाउ जो है 40 ईयर्स अबाउ जो लोग हैं उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर की वजह से, यानी ब्रेन के अंदर रसोलियाँ बन जाती हैं, तो उसकी वजह से भी उसको मिर्गी का प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये 40 ईयर्स अबाउ लोग होते हैं। तो एनी एज में क्या होता है, एनी ज़िंदगी किसी हिस्से में हो सकता है, तो उसमें ज़िंदगी किसी हिस्से में भी हो सकता है, तो उसमें ज़िंदगी किसी हिस्से में हो सकता है, तो उसकी मेन वजह क्या हो सकती है, और उसकी मेन वजह क्या होती है, हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा या इन्फेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन, हेड ट्रॉमा या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से मे बी causes any age of life, जिंदगी किसी दौरान में भी हो सकता है। किस वजह से सकते हैं, हेड ट्रॉमा, यानी सर के ऊपर कोई शदीद चोट लगने, एक्सीडेंटल चोट भी हो सकती है, या दैन कोई अदर, तो उसकी वजह से सकते हैं। और इन्फेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई सीरियस किस्म की इन्फेक्शन होने की वजह से भी मिर्गी का प्रॉब्लम जो है वो जिंदगी के किसी हिस्से में भी हो सकता है। क्लियर? तो ये यंगर के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम भी है और डेवलपमेंटल कॉजेज भी है, और 50 ईयर्स अबाव में ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकते हैं। और जिंदगी के किसी हिस्से में भी एक तो इन्फेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और दिमाग के अंदर, सर के ऊपर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई शदीद चोट लगने की वजह से भी मिर्गी का हमला हो सकता है। तो अब इसका है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। इसका ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है मिर्गी का, ठीक है ना, अभी तक कोई प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट मालूम नहीं हो सका। लेकिन ये जो दौरे वगैरह पड़ते हैं, अनप्रोवोक्ड सीज़र्स हैं, तो इसके लिए मेडिसिन होती हैं, और वो मेडिसिन जो है वो डेली बेस पे खाई जाती है। मेडिसिन जो है वो डेली बेस पे खाई जाती है, तो जिसकी वजह से जो है ना ये दौरे वगैरह इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, नो केयर ऑफ द, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, लेकिन दौरों को रोकने के लिए मेडिसिन होती हैं और वो डेली बेस पे खाई जाती हैं। इन सीजर को, इन दौरों को कंट्रोल करने के लिए डेली बेस पे इस्तेमाल की जाती हैं, और उनको बोलते हैं एपिलेप्टिक मेडिसिन, एपिलेप्टिक ड्रग्स। ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, फॉर सीजर, ठीक है, कंट्रोल द सीजर्स के लिए। एपिलेप्टिक मेडिसिन जो है वो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए डेली बेस के ऊपर, ठीक है, या डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक उसको मरीज को खानी पड़ती है। तो ये तो कवर हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट इलाज तो नहीं है, तो आने वाला वक्त में आ भी सकता है। तो आज के टॉपिक्स के अंदर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के डिसऑर्डर डिस्कस किए हैं, उसमें मस्कुलर डिसऑर्डर और फंक्शनल डिसऑर्डर, यानी पैरालिसिस और एपिलेप्सी, यानी दो बीमारियां डिस्कस की हैं।
तो पैरालिसिस क्या होता है, इसकी कॉजेज हमने डिस्कस की। तो पैरालिसिस की जो ट्रीटमेंट है वो भी प्रॉपर नहीं है, वो काफ़ी अर्से बाद जाके ऐसा जिसम जो है वो रिकवर होता है, उसकी स्पेशल बॉडी ऑर्गन्स की एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, मेडिसिन भी चलती रहती हैं, मालिश वगैरह भी चलती रहती है, तो इस तरह काफ़ी हद तक कवरेज भी हो जाती है, लेकिन टाइम बहुत लगता है, सालों साल बाद जाके बंदा रिकवर होता है। तो इस तरह एपिलिप्सी है, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स इन द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर इसकी कॉजेज हैं जो होते हैं बिला इख्तियार दौरे पड़ते हैं इसके अंदर, तो इसकी वजह से होती है पेशेंट को। तो यंगर एज के लोग और 40 ईयर एज के लोग और ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी हो सकती है, और इसका ट्रीटमेंट। तो थैंक यू, आज वाला लेक्चर को आपने स्टडी किया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।